हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक्स का। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं और पी ब्लॉक के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनकी जो मोस्ट रिएक्शंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं उनको भी आप जानेंगे किस तरीके से। जैसे नाइट्रिक एसिड है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पी ब्लॉक के अंतर्गत, नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत, तो उसकी रिएक्शंस अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो उनकी टिप्स जानेंगे, टेक्निक्स जानेंगे, किस तरह से आप रिएक्शंस पर कमांड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को सीख सकते हैं। आप सभी जानते हो कि पी ब्लॉक्स आपके इंटरमीडिएट सिलेबस से जो है लैप्स कर दिया गया है, फिर भी हमें आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बात जानना जरूरी है कि अगर हम पी ब्लॉक्स से कुछ मेजर पॉइंट्स, कुछ रिएक्शंस की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हमें उसको बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं पढ़ना, बिल्कुल टेक्निकल पढ़ना है, बिल्कुल शानदार। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 लेक्चर्स ही पढ़ने पड़ेंगे और पी ब्लॉक पर आपका कमांड हो जाएगा, जिससे आपकी जो रिएक्शंस हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होंगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानकारी मिलेगी। इसके लिए आज हम सबसे पहले आपको पी ब्लॉक्स बताते हैं कि पी ब्लॉक्स के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप्स हैं, किस किस ग्रुप के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं, राइट। इसी तरह का कंटिन्यूटी सिलेबस, केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट कोर्स को अगर आप नियमितता के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से साधना केमिस्ट्री कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करिए और कूपन कोड अप्लाई करिए, हमारी टीम से बात कीजिए और 90% ऑफ पर आप जो है कोर्स प्राप्त कर सकते हैं इस दिवाली ऑफर पर। और उससे आप नियमितता के साथ आप जिस भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आप जो है चैप्टर वाइज वीडियोज, पीडीएफ्स और उसके टेस्ट स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी पर कमांड कर सकते हैं आप। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिससे आप दीर्घाकार आवर्त सरणी कहते हैं, जो कि 4 ब्लॉकों में डिवाइड है, 4 खंडों में बांटी गई है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हम जानते हैं कि उन ब्लॉकों में कौन कौन सी ब्लॉक्स में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले उसका सीक्वेंस लिखने के लिए आप रोमन अंक में गिनती लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। इसके बाद पुनः आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 0। अब ऊपर की रो में आप 2 बार ए लिख देते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए। उसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी। 8वां जो ग्रुप है वो 3 जो है ग्रुपों के इक्वल माना जाता है, राइट। इसी तरह नीचे वाली रो में आपको 2 बार बी लिखना है, यानी कि फर्स्ट बी, सेकंड बी। इसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए और 7 ए। वर्ग 8 में और वर्ग 0 में ए बी कोई सीरीज नहीं है, 0 वर्ग अकेला है। आपने स्टडी किया था 11th में कि इस 0 वर्ग को वैज्ञानिक H.G.J. मोजले ने जोड़ा था, क्योंकि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी
तो उनका ये कोई विचार नहीं था कि इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट्स की जो है रिसर्च होगी जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, किसी के साथ जो इनर्ट होगा, नेचुरली अक्रिय होगा, ऐसे तथ्यों की उन्होंने परिकल्पना नहीं की थी। पर ऐसा हुआ। इनर्ट गैसेस आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आज इनर्ट गैसेस के रूप में जाने जाते हैं। इनको स्थान देने के लिए वैज्ञानिक मोजले साहब ने अलग से ग्रुप क्रिएटेड किया था, 0 ग्रुप, राइट, जो आज ग्रुप नंबर 18 माना जाता है। जैसे ये ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9, 10, ये 3 के बराबर माना जाता है। ये 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस तरह से हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स में 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रुप्स है अलग अलग से, जो जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो वो है भैया फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, राइट। स्टार्टिंग के ये जो 2 आपके जो ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक कहलाता है। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स, सेकंड ए के एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं ये एस ब्लॉक के अंतर्गत? क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में या जिस ऑर्बिटल में एंटर करता है उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। तो अगर किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन्स एस उपकोष में प्रवेश करता है तो वो एस ब्लॉक का तत्व होता है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो वो पी ब्लॉक का तत्व होता है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक का तत्व होता है। इसी वजह से फर्स्ट ए का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर सेल का, बाहरी कोष का, वो NS1 होता है और सेकंड ए का NS2 होता है। इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, इस वजह से इसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद भैया आता पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन होगी जो हमें स्टडी करना है, जिसके लिए हम ये वीडियो, ये लेक्चर्स, ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें हमारा क्या मोटिव है? पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना है, उससे रिलेटेड रिएक्शंस की स्टडी करना है। तो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आप किन्हें कहते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन्स पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, राइट। अब इन पी ब्लॉक्स के एलिमेंट के जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया NH2 NP126। देखिए पी में 1 से लेकर आप 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसलिए पी ब्लॉक के तत्वों की बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 हो सकता है और NP2 हो सकता है। मतलब NH2 NP1 से NH2 NP6 तक ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के पी उपकोष में प्रवेश करता है, जिसकी बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से NH2 NP6 इसके बीच होता है, उसको आप क्या कहते हो भैया? पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हो। अब बात करें हम पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जो ये 6 ग्रुप्स हैं, 6 जो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो सब पी ब्लॉक के आते हैं, राइट। मतलब आपका 3rd A, 4th A, 5A, 6A, 7A और 0, ये 6 वर्गों के तत्व यानी ग्रुप नंबर 13,
14, 15, 16, 17, 18, राइट। ये आपके 6 वर्ग हैं, ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ग्रुप नंबर 3 ए जो कि बोरॉन फैमिली है, जिसको आपने 11th में स्टडी किया था। ग्रुप नंबर 4 ए जो कि कार्बन फैमिली है, जिसको भी आपने 11th में स्टडी किया था। ग्रुप नंबर 5 ए जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, 6 ए ऑक्सीजन फैमिली, 7 ए हेलोजन फैमिली और 0 नंबर ग्रुप या ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैसेस। ठीक है, मतलब ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, वर्ग 15, 16, 17, 18, 5A, 6A, 7A और 0। इन वर्गों के तत्व आपके कोर्स में है। पी ब्लॉक के अंतर्गत इनके आपको रिएक्शंस, इनके आपको कंपाउंड्स, इनके बारे में ही आपको स्टडी करना है। तो आज हम सबसे पहले आपको बात करते हैं, बताते हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप नंबर 15 यानी वर्ग नंबर 15 के तत्व, जिसे आप यानी ग्रुप 5A, ठीक है, 5A जिसे आप क्या बोलते हो भैया, नाइट्रोजन फैमिली कहते हो, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, राइट। हाँ, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, इसमें जो आपके एलिमेंट्स आते हैं वो आपके 5 एलिमेंट्स आते हैं। 5 एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। आप कैसे ध्यान देते हो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। इस तरीके से आप इसको ध्यान दे सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। अब इसमें जो इनके बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP3, यानी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के जो भी तत्व हैं, तो उनकी आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP3 होता है। तो S में भैया 1 ऑर्बिटल्स होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इनमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन है, ये मतलब ऑर्बिटल अर्धपूरित हैं, ठीक है। तो एक ये स्टेबल कंडीशंस होती है, एक स्थायी विन्यास थोड़ा सा होता है, इस वजह से इनका आयनन ऊर्जा है। काफ़ी ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप 14 से थोड़ा अलग होती हैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, राइट। अब इसके बाद हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम अवेलेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी के बारे में यानी इनकी उपलब्धता के बारे में। उपलब्धता के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। उपलब्धता, जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें 5 सदस्य हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। अब इनकी जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP3। ये बाहरी कोश का विन्यास होता है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश कर रहा है। तो ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, ग्रुप नंबर 15 है ना, 15वां वर्ग होता है ये, 15 ग्रुप पढ़ रहे हो आप, 5A नाइट्रोजन फैमिली। अब अवेलेबिलिटी की बात की जाए, उपलब्धता की बात की जाए कि हमारे प्रकृति में ये तत्व किस रूप में मिलते हैं, कितनी मात्रा में मिलते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो भैया जो नाइट्रोजन है वो आप जानते हो कि N2 गैस के रूप में
ये हमारी वायु में अवेलेबल है, एयर में अवेलेबल है, वो भी वॉल्यूम के दृष्टिकोण से 78%। मतलब आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। मतलब वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन से बना है, राइट। तो नाइट्रोजन की तो अवेलेबिलिटी समझ में आई। इसके अलावा भैया नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है, हम बात केवल अभी नाइट्रोजन की कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है, इसके अलावा जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है वो नाइट्रेट के रूप में अवेलेबल होता है, एज ए नाइट्रेट, एज ए नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए पोटासियम नाइट्रेट है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट है, इस टाइप से, है ना। इस नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन हमें प्रकृति में मिलता है, और डाई नाइट्रोजन के रूप में वायु में ये आयतन के दृष्टिकोण से 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। ये अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, उपलब्धता की बात हो रही है। इसके अलावा नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों में भी, कार्बनिक यौगिकों में भी, आप जानते हैं प्रोटीन्स में और न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है। कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है। अब बात की जाए फास्फोरस की, फास्फोरस की बात की जाए, फास्फोरस, तो जो फास्फोरस होता है भैया वो जो है फ्री यानी स्टेट में आपको नहीं मिलता, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, संयुक्त अवस्था में मिलता है फास्फोरस। फास्फोरस जो है हमें मिलता है प्रकृति में एपेटाइट खनिजों के रूप में, एपेटाइट खनिज, जी एपेटाइट खनिज के रूप में मिलता है। एपेटाइट ऑर्स, एपेटाइट खनिज के रूप में मिलता है, एपेटाइट खनिज, जी एपेटाइट अयस्क या खनिज के रूप में हमें फास्फोरस प्रकृति में मिलता है। जैसे इसमें आता है आपका क्लोरो एपेटाइट, क्लोरो एपेटाइट, तो Ca3 CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaCl2, यह क्लोरो एपेटाइट। और इसके अलावा फ्लोरो एपेटाइट Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2, यह फ्लोरो एपेटाइट है ना। हड्डियों में, दांतों में भी आपको फ्लोरो एपेटाइट के रूप में जो है फास्फोरस मिलता है, ठीक है। तो प्रकृति में फास्फोरस एपेटाइट खनिजों के रूप में मिलता है। तो नाइट्रोजन की बात हुई, फास्फोरस की बात हुई। अब बचा भैया आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये हमें किस रूप में मिलते हैं? ये हमको भैया सल्फाइड और यानी सल्फाइड अयस्क या खनिज के रूप में हमें ये प्रकृति में मिलते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है, डाई नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। फास्फोरस प्रकृति में एपेटाइट खनिजों के रूप में मिलता है, और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सल्फाइड अयस्कों के रूप में हमें प्रकृति में मिलते हैं। तो ये बात हुई अवेलेबिलिटी की। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, मतलब धात्विक और अधात्विक गुणों की बात करेंगे। तो अगर आप ग्रुप में भैया ऊपर से नीचे की ओर जाते हो, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हो, तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, मीन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो। पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भैया मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट, राइट। तो इस तरीके से अब जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है? इससे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो नाइट्रोजन है वो अधातु है, नॉन मेटल।
फास्फोरस है वो अधातु है, नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटालॉइड हैं, उपधातुएं हैं। और बिस्मथ धातु है, मेटल है। ठीक है, तो इन 5 में से एक तत्व बिस्मथ केवल धातु है। बाकी 2 तत्व शुरुआत के नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या है भैया, ये अधातु है। बाकी बीच के जो आर्सेनिक एंटीमनी है, आर्सेनिक एंटीमनी ये मेटालॉइड्स माने जाते हैं, उपधातु माने जाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक्स में मिश्रण रखा है जी हाँ, पी ब्लॉक में जो तत्व रखे हैं वो तीनों टाइप के रखे हैं। एस ब्लॉक में रखे हुए तत्व मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में रखे हुए तत्व मेटल्स हैं। ठीक है, पर पी ब्लॉक में जो तत्व रखे हैं वो तीनों कैटेगरी के हैं, उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड। मेटल्स धातुएं, नॉन मेटल्स अधातुएं, मेटालॉइड्स उपधातुएं। राइट, इस तरह से इसमें आप तीनों टाइप के एलिमेंट्स देख पा रहे हो। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या है भैया, ये अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स है। बिस्मथ क्या है भैया, बिस्मथ क्या है, धातु है, मेटल्स है। बाकी आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है भैया, मेटालॉइड्स है, उपधातुएं हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों में 33वां स्थान रखता है और फास्फोरस 11वां स्थान रखता है। राइट, तो मतलब ज़्यादा मात्रा में भी ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली में, जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, यानी एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, निकोजेंस कहलाते हैं। ये शब्द आपको ध्यान रखना अच्छे से, निकोजेंस कहलाते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को आप क्या बोलते हो, निकोजन बोलते हो, निकोजेंस या निकोजन। ठीक है, निकोजेंस बोलते हो। और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के जो मतलब कि एलिमेंटों के जो कंपाउंड्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, निकोनाइड्स बोलते हो। क्या बोलते हो भैया, निकोनाइड्स, निकोनाइड्स बोलते हो, निकोनाइड, उनको आप निकोनाइड बोलते हो। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को निकोजेंस कहते हैं और उनके यौगिकों को निकोनाइड्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमने बताया नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इसका जो विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से बनाते हो आप। ठीक है, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं, तो यहाँ 6 नहीं आ पाएंगे, पी में कितने आएंगे भैया, 3 आएंगे। अब देखिए आप 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन आपके मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब ये देखो, ये बाहरी कक्षा है जी। तो बाहरी कक्षा में आप क्या देख पा रहे हैं कि NH2 NP3 आया है। राइट, NH2 NP3 आया, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 आया है। अब 1s2 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये भैया अक्रिय गैस हीलियम का होता है। तो आप इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतने में आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा भैया 2s2 2p3। राइट, इसी तरह मान लो फास्फोरस है ना, सबके नहीं आपको बनाने, वैसे आप बना सकते हो। अब जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। अब आप इसका विन्यास बनाओगे तो 1s2 बनेगा, फिर 2s2 2p6 हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 6 तक। ठीक है, फिर कितना आएगा आपका, रुकेगा कहाँ पर, 3s2 3p3। आप क्योंकि जानते हो आप लास्ट में कितना आना है, NH2 NP3 आना है, इतना दिमाग लगाइए भैया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 6
8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन रहा है नियॉन का। तो आप बड़े कोष्टक में नियॉन लिख देंगे तो वहाँ तक का विन्यास बना हुआ माना जाता है, राइट। तो आप बड़े कक्षा में वो बड़े कोष्टक में नियॉन लिख देंगे और उसके बाहर कितना बचा 3s2 3p3 बचा, ऐसा कर देंगे 3s2 3p3 कर देंगे, राइट। तो इतना ही आपको करना है। अब इसके बाद मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अब आर्सेनिक आ जाए। आर्सेनिक 33 होता है, राइट। आर्सेनिक आ जाए तो आर्सेनिक में अगला नंबर किसका आएगा भैया, अगली गैस का आएगा, ठीक है। अगली गैस का अगला नंबर आएगा। तो आपने मान लो कोष्टक में आर्गन लिख दिया, राइट। आर्गन लिखने के बाद मतलब आर्गन इधर तक आ जाएगा 6 तक, तो मतलब 2 8 8 ऐसे 18 आर्गन हो जाएगा। इसके बाद 3D आगे आएगा, मतलब आर्गन के बाद आप लिखेंगे 3D10, क्योंकि आर्गन का क्रमांक 18 होता है। 18 और 10 कितना हो गया, 28 हो गया, राइट। 28 हो गया जी। अब इसके बाद इसके आगे क्या आएगा, मतलब 4th कक्षा आप लिख दीजिए कॉमा लगा के 4s2 और 4p3, ऐसे 28 2 30 और 3 33। इस तरह से आगे फिर क्रिप्टॉन आ जाएगी, या फिर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। तो इस तरह से नाइट्रोजन फास्फोरस यानी नाइट्रोजन फैमिली का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हो। नाइट्रोजन फैमिली के तथ्यों हम बिल्कुल आज बिल्कुल बेसिक सी बातें आपको बता रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये तत्व रखे गए हैं, राइट। इसमें निकोजेंस कहते हैं आप इनकी, यौगिकों को निकोनाइट्स कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। हमने आपको अवेलेबिलिटी बताई। अब बात की जाए जो और भी इसमें विशेष प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एलोट्रॉपी की बात की जाए। एलोट्रॉपी की बात की जाए, एलोट्रॉपी यानी अपर रूपता। अपर रूपता आप जानते हो कि बिस्मथ को छोड़कर, ठीक है, बिस्मथ को छोड़कर बाकी आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये चारों तत्व एलोट्रॉपी दर्शाते हैं, अपर रूपता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन किस फॉर्मेट में, अल्फा और बीटा 2 रूपों में पाई जाती है। नाइट्रोजन अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन। फास्फोरस आप जानते हो कि फास्फोरस सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस इस टाइप से पाए जाते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के भी ग्रे कलर के और पीले कलर के अपर रूप हैं। तो ये अपर रूपता दर्शाते हैं। इस परिवार में बिस्मथ को छोड़कर बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये एलोट्रॉपिक होते हैं, एलोट्रॉपी दर्शाते हैं, अपर रूपता दर्शाते हैं, राइट। इसके बाद अगली चीज आती है कैटनेशन। कैटनेशन मतलब श्रृंखलन का गुण, चेन सिस्टम बनाने का गुण। आपस में ये जो एटम्स हैं आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, श्रृंखलित होते हैं, मतलब तो इसमें भी ये गुण पाया जाता है। इस परिवार के तत्व भी श्रृंखलित होते हैं। नाइट्रोजन तो आप जानते हो ये ट्रिपल बॉन्ड बना के N2 मोलिक्यूल्स बनाता है। फास्फोरस P4 मोलिक्यूल्स बनाता है। तो इस तरह से इनके जो एटम्स है ये आपस में बॉन्डेड होकर मोलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं, इसे आप कैटनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बाकी की बातें जो है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे और वहाँ पर हम आपको रिएक्शंस बताएंगे, डाई नाइट्रोजन की टिप्स बताएंगे, ठीक है। आज हमने जो है बेसिक सी बातें आपको बताएं। पी ब्लॉक्स को आपको स्टडी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं और पी ब्लॉक्स आपकी मुट्ठी में होगा। धन्यवाद।